ओके स्टूडेंट्स, वी आर हियर टू सॉल्व अनदर प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम है हमारी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन सॉल्व करनी है. दिस इज प्रॉब्लम सेज सॉल्व del u over del t is equal to k del 2u upon del x square under the conditions. Number one condition, u is not equal to infinite if t tends to infinite. Second, del u over del x is equal to 0 for x is equal to 0 and x is equal to L. And third is u is equal to Lx minus x square for t is equal to 0 between 0 and L. So basically what does it mean? ये प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, ये चीज थोड़ी सी अपने को समझनी है. व्हाट दिस फर्स्ट कंडीशन सेज, बेसिकली दिस फर्स्ट कंडीशन सेज कि जो बार का टेम्परेचर है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम अगर इन्फाइनाइट पे चला जाए तो इन्फाइनाइट पे नहीं जाएगा. ये नहीं है कि अगर हम इन्फाइनाइट टाइम तक अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो टेम्परेचर इन्फाइनाइट तक चला जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला. सेकंड है del u over del x इक्वल टू 0. तो ये चीज मैंने आपको जब क्वेश्चन शुरू में बताई थी, शुरू के लेक्चर्स में, तो एक नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस के केस में, तो यहाँ पे del u over del x इक्वल टू 0 का मतलब है इंसुलेशन का केस है ये. यानी कि एक हमारी बार है जिसकी लेंथ सपोज करो L है, इन्होंने L दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज L. इसके दोनों एंड पॉइंट्स, ये पॉइंट्स लेट अस सपोज A है, दिस इज B, दिस इज एट x is equal to 0, this is x equal to L. इसके दोनों एंड पॉइंट्स इंसुलेट किए हुए हैं. दैट इज व्हाट इज मीन, del u over del x at x is equal to 0 is 0 and del u over del x at x is equal to L is equal to 0. और इनिशियल टेम्परेचर व्हेन t is equal to 0 बिटवीन 0 एंड L, यानी कि ये लेंथ L है हमारी, तो इस लेंथ यानी कि x equal to 0 और L के बीच, यानी पॉइंट A और B के बीच में at t is equal to 0 means initial temperature. So this is basically given that u x comma 0 is equal to Lx minus x square. तो ये कंडीशंस हमें दी हुई हैं और इन कंडीशन के हेल्प से हमें पूरी जो भी हमारी बार है उसके ऊपर टेम्परेचर प्रोफाइल निकालना है कि टेम्परेचर प्रोफाइल क्या होगा. तो सॉल्यूशन में इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है. del u over del t is equal to k square del 2u upon del x square. लेट्स सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. और जो जो बाउंड्री कंडीशंस दी हैं उनको भी हम लिख लेते हैं. हमें गिवन है ux एट 0, t इज इक्वल टू 0. del u over del x को हम ux से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. देन ux एट l, t दिस इज अगेन 0. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. और हमें दिया हुआ है u x, 0 यानी at initial temperature. This initial temperature is nothing but Lx minus x square. This is given here. At t is equal to 0, this is Lx minus x square. So this is suppose equation number 4. तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. हम सॉल्व करेंगे इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से. अब देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर लेने का एक स्पेसिफिक रीजन भी है, क्योंकि हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं बाउंड्री कंडीशन इंसुलेशन के केस में. अभी तक हमने डिस्कस किया है कि बाउंड्री कंडीशन होमोजीनियस हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो हमारा पहला मेथड था जिससे हमने इक्वेशन सॉल्व की थी. फिर हमने डिस्कस कर चुके हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन कि अगर हमारी कोई इक्वेशन यानी कोई हमारी बार है जिसके दो एंड पॉइंट्स पे टेम्परेचर हमने ग्रेडियंट क्रिएट किया है और स्टेडी स्टेट कंडीशन को प्रिवेल करने दिया है, तो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर क्या होगा वो हमने डिस्कस कर लिया. तीसरा हमने क्या, स्टेडी स्टेट आने के बाद दोनों पॉइंट्स का टेम्परेचर चेंज कर दिया. एक केस में हमने टेम्परेचर 0 कर दिया था, दूसरे केस में टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया था. वो सारे केस डिस्कस कर लिए. अब ये इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर आने के बाद, कोई इनिशियल टेम्परेचर होने के बाद पूरी बार तो हमारी इंसुलेटेड है ही है, एंड पॉइंट्स को भी इंसुलेट कर दिया है. अब एंड पॉइंट से भी कोई भी हीट फ्लो नहीं हो रहा है, तो जो भी हीट फ्लो हो रहा है वो इंटरनल ही होगा, यानी जो भी ग्रेडियंट यहाँ पे है वो इंटरनली आपस में
बैलेंस आउट हो जाएगा, कोई हीट बाहर नहीं जा रही, कोई अंदर नहीं जा रही। तो यहाँ पे ये केस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे हम पहली बार इंसुलेशन का केस डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि हमारी इस तरह की बाउंड्री कंडीशंस हम यूज करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अगेन पूरा प्रोसीजर लेके सॉल्व करेंगे, तीनों केसेस लेके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये। तो हम एज्यूम करने वाले हैं, लेट u x, t is equal to xx into tt is solution of 1, which implies, अगर solution है तो satisfy भी करेगा, this implies del u over del t is equal to x t dash। ये सारे कन्वेंशन आपको पता है, x का मतलब यहाँ पे क्या है और t डैश का मतलब क्या है, मैं इसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूं। del टू u अपॉन del x स्क्वायर इज x डबल डैश इंटू t। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 6 and 7 we get x t dash is equal to k square x double dash t, और x double dash upon x is equal to 1 upon k square t dash upon t। let us suppose this is question number 8। और इसको भी हम एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 8 लिखने से पहले वी आर एज्यूमिंग दैट दिस इज नथिंग बट इक्वल टू सम कांस्टेंट, लेट अस से दिस इज लैम्डा। लेट अस सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां तक की जो भी प्रॉब्लम थी, तो अभी हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहां तक तो वैल्यू सेम रहने वाली है। अब उसके बाद हम लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि लैम्डा नेगेटिव भी हो सकता है, लैम्डा पॉजिटिव भी हो सकता है और लैम्डा नेगेटिव भी हो सकता है। तो केस नंबर 1, सो वी आर टेकिंग केस 1 हियर, लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा यहां से, विच इंप्लाइज x double dash x is equal to 0, so which implies x is equal to c1x plus c2। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, यानी कि x इधर जाके 0 हो जाएगा और डबल डैश x जो है हमारा x डबल डैश इज नथिंग बट d2x अपॉन dx स्क्वायर। तो इसको हमने 2 बार इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट दिस क्वांटिटी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। अब यहां पर हम बाउंड्री कंडीशन यूज करने वाले हैं कि व्हाट इज अवर बाउंड्री कंडीशन। या एक काम करते हैं, पहले सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर बाउंड्री कंडीशंस को बाद में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि हमारी क्या बाउंड्री कंडीशंस हमको मिलती हैं। ये एक सॉल्यूशन हमारा यहां से मिल गया, दिस इज c1x प्लस c2। केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं, दिस इज केस नंबर 2। केस नंबर 2, lambda is greater than 0, say lambda is equal to minus of lambda is equal to c square, this is c square, क्योंकि c की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव, लैम्डा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो उस केस में हमारी वैल्यू, या यहां से एक काम करते हैं, एक बार बिफोर वी गो ऑन केस नंबर 3 वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस t itself, so which implies 1 upon k square t dash upon t is equal to 0, which implies t dash is equal to 0, which implies our t into t is equal to some constant d1. This is question number 10. This is equation number 10. तो x ये आ गया, t ये आ गया। अब हम इन दोनों को वैल्यू को इक्वेशन नंबर 7 के अंदर पुट करते हैं। Putting this equation, these values in equation number, this is not 7 basically, this is
this is equation number 5. So we will put this value in equation number 5. So from equation number 5, 9 and 10, from equation number 5, 9 and 10, we get u x comma t is equal to c1x plus c2 into d1. This is 11. अब यहां पे हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमारा सॉल्यूशन क्या आता है. तो बाउंड्री कंडीशन अगर आप देखें तो हमारी दोनों की दोनों बाउंड्री कंडीशंस यानी इक्वेशन नंबर 2 और 3, ये दोनों के दोनों बाउंड्री कंडीशन डेरिवेटिव्स के साथ हैं, ux के साथ है, ना कि u के साथ. तो हम ux निकालेंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ux? तो विच इंप्लाइज ux x कॉमा t इज इक्वल टू, यानी इस पूरी इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिल जाएगा c1 into d1. this is c1 d1. let us suppose this is equation number 12. now put x is equal to 0 and x is equal to x equal to 0 पहले पुट करते हैं. x equal to 0 in equation number 12. so we get ux 0 comma t is equal to 0 is equal to c1 into d1. ठीक है. तो अब यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट यानी c1 और d1, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो c1 0 हो सकता है या फिर d1 0 हो सकता है. हम यहां पे d1 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने d1 0 ले लिया तो ये पूरी इक्वेशन में देखिए आप पूरा u 0 हो जाएगा, यानी कि d1 0 हो गया, इसका मतलब है t 0 हो गया. और जब हम इक्वेशन का सॉल्यूशन मानते हैं सेपरेशन वेरिएबल के अंदर, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं x is not equal to 0 and t is not equal to 0. ना तो t 0 है और ना x into x 0 है. ये हम हमेशा एज्यूम करके चलते हैं. तो यहां पर अगर d 0 हो गया तो पूरा t 0 हो जाएगा. तो सिंस d1 is not equal to 0, which implies c1 is equal to 0, then equation number 11 becomes u x comma t is equal to c2 into d1. c2 into d1. अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है. c2 की वैल्यू क्या होगी हम नहीं निकाल सकते. c2 कैन नॉट बी डिटरमाइंड. हम दोनों बाउंड्री कंडीशन लगा लें तो भी हम c2 नहीं निकाल सकते. अगर हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन भी लगाते हैं, जैसे मैं भी आपको अप्लाई करके यहां दिखाऊंगा, then again we will not be able to find what is the value of c2. जैसे ये तो हमारी इक्वेशन नंबर x equal to 0 रखने पे आ गया. Similarly, if we put x is equal to L in equation number this is 12, तो क्या मिल जाएगा ux L comma t is equal to again c1 d1 is equal to 0. तो हम c2 के बारे में कुछ नहीं कह सकते c2 क्या होगा. तो c2 नॉन जीरो भी हो सकता है. सो वी आर एज्यूमिंग दिस इज नॉन जीरो. और इस कांस्टेंट को, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 13, इसका हम आगे यूज करने वाले हैं. इक्वेशन नंबर 13. अब केस नंबर 2 लेते हैं. केस नंबर 2, मैं एक बार फिर से केस 1 को नरेट कर दे रहा हूं. हमने जब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाया तो हमें इक्वेशन नंबर 8 मिल गई थी. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जब भी हम अप्लाई करेंगे हमें इस तरह की इक्वेशंस हमेशा मिलेंगी. तो हमें इस तरह की इक्वेशन मिल गई थी. इस इक्वेशन में लैम्डा इज ए कांस्टेंट. लैम्डा 3 वैल्यू रख सकता है, या तो 0 हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है. तो यहाँ पर हमने जब वैल्यू ली, इसको सॉल्व किया, लैम्डा इज इक्वल टू 0 लेके पहला केस, तो जो हमें सॉल्यूशन मिला, सॉल्यूशन वाज c1x प्लस c2 इंटू d1. और जो हमारी इंसुलेशन की कंडीशन थी
बाउंड्री कंडीशन, उन कंडीशंस की हेल्प से हम C1 और C2 की वैल्यू निकालते थे। तो वैल्यू निकालने पे हमें मिल गया कि C1 तो 0 है और C2 के बारे में हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि C2 क्या होगा। सो वी आर एज्यूमिंग दैट C2 इज नॉन जीरो नंबर समथिंग। तो C2 भी नॉन जीरो है और D1 भी नॉन जीरो है। सो वी आर एज्यूमिंग दैट Ux, T इज इक्वल टू C2D। हम केस नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। केस नंबर 2 में हम पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे। लेट lambda is greater than 0, say lambda is equal to C square। तब हमें क्या मिल जाएगा? देन इक्वेशन नंबर दिस इज मेरे ख्याल से इक्वेशन नंबर थी हमारी 8। देन इक्वेशन नंबर देन फ्रॉम 8 from equation number 8 we have x double dash x is equal to C square, which implies x double dash equal to C square x। तो ये हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई। x is equal to वी आर assuming C3 क्योंकि C1 C2 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। C1 e टू द पावर cx, या एक काम करते हैं, इसको अलग वैल्यू ले लेते हैं। c बहुत आ रहा है, p मान लेते हैं। दिस इज p स्क्वायर। नाउ थोड़ा सा कंफ्यूजन कम रहेगा। सो वी आर एज्यूमिंग दिस इज p स्क्वायर। सो दिस इज p स्क्वायर विच इंप्लाइज x डबल डैश x, which implies x double dash is equal to p square x। तो यहां से हमें जो वैल्यू मिलेगी x की, दैट इज px प्लस c4 e to the power minus px। This is question number, let's suppose 14। This is question number 14। अब t निकालेंगे। अगेन इक्वेशन नंबर, then from equation number 8, again equation number 8, t dash upon k square t is equal to p square। So which implies t dash is equal to k square into t, p square भी होगा, k square p square into t। और जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे इक्वेशन की, that comes out to be t into t is equal to d2 e to the power minus k square p square into t। This is question number, let's suppose 14। Equation number 15, this is here। इसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप सिंप्लीफाई करके देखिएगा, यू विल गेट द सेम वैल्यू। दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ हमारा ux क्या हो जाएगा? ux, t, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, c1 e टू द पावर px प्लस, सॉरी दिस इज c3, c4 e टू द पावर माइनस px इंटू d2 e to the power minus k square p square into t, which implies ux x comma t, you will get c3 p e to the power px minus c4 p e to the power minus px into d2 e to the power minus k square p square into t। पुट, अब हम कंडीशंस पुट कर रहे हैं। x इक्वल टू 0, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 16। पुट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l इन इक्वेशन नंबर 16। तो हमें यहां से मिल जाएगा ux 0, t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, जहां जहां x लिखा हुआ है वहां पे 0 रखेंगे तो हमें यहां से, यानी इक्वेशन नंबर इसके अंदर तो हमें मिल जाएगा दिस इज c3p माइनस c4p इंटू d2 e टू द पावर माइनस k स्क्वायर p स्क्वायर इंटू t। दैट इज
इसमें से p भी कॉमन हो जाएगा, तो हमें मिलेगा p c3 माइनस c4 इंटू d2 e टू द पावर माइनस k स्क्वायर p स्क्वायर t इज इक्वल टू 0। और आप देखिए यहाँ पे p 0 नहीं होगा, हियर p इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों 0 नहीं है p? अगर p 0 हो गया तो जो हमने एज्यूम किया है लैम्डा इज इक्वल टू p स्क्वायर, यही 0 हो गया पूरा, तो लैम्डा 0 तो यानी कि p 0 हो नहीं सकता। ठीक है, यहां पे e की पावर ये है, ये कभी भी 0 नहीं होगी क्योंकि एक्सपोनेंशियल पावर है। 0 होने के लिए यहाँ पे इसको इनफाइनाइट होना पड़ेगा, t इनफाइनाइट है नहीं, तो ये टर्म भी 0 नहीं है। d2 भी 0 नहीं होगा। d2 क्यों नहीं 0 होगा? अगर d2 0 हो गया तो आप देखिए ये जो सॉल्यूशन आया है 15 d2 e की पावर माइनस k स्क्वायर p स्क्वायर t, ये पूरा 0 हो जाएगा और t 0 नहीं हो सकता। हमने कहा था कि x और t शुरू में मान के चले हैं कि x और t इंटायरली 0 नहीं हो सकते, तो हमारे पास ले दे के सिर्फ एक ही चीज बचती है, हियर p इज नॉट इक्वल टू 0, d2 इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस c3 माइनस c4 is equal to 0। c3 माइनस c4 की वैल्यू 0 होगी। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 17। अब हमें दूसरी कंडीशन लगानी है। नाउ पुट x is equal to l, पुट x is equal to l इन इक्वेशन नंबर 16। तो हमें इसे मिल जाएगा ux l comma t is equal to 0 is equal to c3 p e to the power pl minus c4 p e to the power minus pl into d2 e to the power k square p square t। अब C3 और C4 बराबर है। अगर आप देखो इक्वेशन नंबर 17 से, विच इंप्लाइज C3 इज इक्वल टू C4, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज रखनी, तो यहाँ से हमारा C3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा हमारा e टू द पावर PL माइनस e टू द पावर माइनस, और P भी कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, विच इंप्लाइज PL इंटू D2 e टू द पावर माइनस K स्क्वायर P स्क्वायर T। ठीक है, अब आप देखिए p 0 नहीं होगा, e की पावर pl प्लस e की पावर माइनस pl ये भी 0 नहीं है। p की कोई भी, यानी आप इस तरह से p या l की कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते कि एक्सपोनेंट का प्लस और एक्सपोनेंट का माइनस दोनों का डिफरेंस 0 हो जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। d2 और ये क्वांटिटी भी 0 नहीं होगी, तो यहां से क्या मिलता है, विच इंप्लाइज C3 is equal to 0 implies C3 is equal to C4 is equal to 0, which implies again x is equal to 0। कैसे? क्योंकि xx की वैल्यू देखिए इक्वेशन नंबर 14 के अंदर अगर C3 और C4 दोनों 0 हो गए तो यानी x 0 हो गया, which implies x 0, which is not possible, which is not possible, so lambda cannot be equal to k square, यानी कि लैम्डा पॉजिटिव नहीं हो सकता। नाउ केस नंबर 3, केस 3, lambda is less than 0, say lambda is equal to minus of k स्क्वायर। जब lambda is equal to माइनस k स्क्वायर लेंगे तो हम यहाँ पे अगेन जो हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 8 के अंदर जो वैल्यूज रखेंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 we get x double dash x is equal to minus of k square, which implies x double dash is equal to minus k square x। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट आएंगे प्लस माइनस के आई, तो इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा एक्स एक्स इज इक्वल टू C5 cos kx प्लस C6
sine kx. Let us suppose this is equation number our 18th, equation number 18th. Let us suppose this is equation number 18. ठीक है, एक मिनट, इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंजेस है. दिस इज माय मिस्टेक, दिस इज नॉट नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. e टू द पावर यहाँ पे पॉजिटिव होगा सेकंड केस के अंदर. दिस इज e टू द पावर k स्क्वायर. दिस इज अगेन पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव. wherever is power is positive. Now since we are assuming this is positive, that's why. So this is positive, so make it correct. This is positive, this is positive, so this is e to the power k square positive. Now we are assuming lambda is equal to minus k square. तो हमें यहाँ से मिल जाएगा again from equation number 8 we have t dash upon k square t is equal to this is minus, if I am taking it as a k, this is problem, so this is p, I am taking p here, so this is p basically. So rather than k, this is p, this is px, and this is px. Now it is correct. So this is minus p square, so which implies t dash is equal to minus k square p square into t. Again this is ordinary differential equation of first order. इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी. दिस इज tt is equal to d3 e to the power minus k square p square into t. So this is equation number 19. This is equation number 19th. Okay, so now which implies is equal to c3 cos px plus c6 sin px into d3 e to the power minus k square p square into t. Let us suppose this is equation number 20. इस इक्वेशन नंबर 20 के अंदर हमारे जो कांस्टेंट्स हैं C5, मेरे ख्याल से दिस इज C5, दिस इज C5, C6, D3, इन सारे के सारे कांस्टेंट्स को हमें डिटरमाइन करना होगा ये क्या होंगे. तो कैसे निकालेंगे? अगेन जो भी हमारी बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं उन बाउंड्री कंडीशंस का हम यूज करने वाले हैं. तो यहां से हमें मिल जाएगा ux, x is equal to, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यू विल गेट माइनस C5 sin C5p sin px plus C6p cos px into d3 e to the power minus k square p square into t. Put, let us suppose this is equation number 21. Put x is equal to 0 and x is equal to L in equation number 21. We get ux 0 comma t is equal to 0 is equal to x की जगह पे 0 पुट कर दिया इस पूरी इक्वेशन में. तो हमें यहाँ से मिल जाएगा C3p. अब देखिए यहाँ पे जब हम 0 पुट करने वाले हैं, x इक्वल टू 0 पुट करोगे इक्वेशन 21 के अंदर, तो sin 0 इज 0, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो यू विल गेट C3p इंटू d3 e टू द पावर माइनस k स्क्वायर p स्क्वायर t. अब ये पूरा प्रोडक्ट 0 है, तो आप देखिए यहाँ पर d3 और e टू पावर माइनस k स्क्वायर p स्क्वायर t ये 0 नहीं हो सकते, क्योंकि इनफैक्ट अगर आप देखो तो दिस इज नथिंग बट t.
पी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पी जीरो हो गया तो पूरा लैम्डा ही जीरो हो गया। तो यहां से हमें सिंपल मिलेगा विच इंप्लाइज C3 इज इक्वल टू जीरो। दिस इज इंपॉर्टेंट कि C3 की वैल्यू जीरो होगी। नाउ L पुट किया तो हमें मिल गया UX L कॉमा T इज इक्वल टू जीरो। अब C3 क्योंकि ऑलरेडी जीरो हो गया है, not C3 basically, this is I am again and again putting, this is basically C6 ऑलरेडी जीरो हो गया है। तो इक्वेशन 1 के अंदर हम इस टर्म को तो टच ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये टर्म तो ऑलरेडी हमारा जीरो है। तो हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा दिस इज C5 माइनस C5 P साइन PL इंटू D3 e टू द पावर माइनस K स्क्वायर P स्क्वायर इंटू T। यानी कि ये सारे के सारे नंबर्स जिनका प्रोडक्ट हमारा जीरो है। अब इसमें देखते हैं, अगर हमने C3, देखो ये तो जीरो नहीं होगा, अगर ये जीरो हो गया तो पूरा T जीरो हो गया। तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज बचती हैं, या तो C5 जीरो हो, या P हो, या साइन PL हो। सो हियर C5 जो जीरो जीरो नहीं है वो हम लिख देते हैं। हियर P इज नॉट इक्वल टू जीरो, D3 e to the power minus K square P square T is not equal to 0, which implies ये दोनों जीरो नहीं है, वो मैंने बता दिया क्यों नहीं। अगर P जीरो हो गया तो पूरा हमारा लैम्डा जीरो हो जाएगा, जबकि हम क्लेम करना है कि लैम्डा नेगेटिव है। और D3 e की पावर माइनस K स्क्वायर P स्क्वायर T अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब है पूरा T जीरो हो गया, जबकि हम ये मान के चल रहे हैं कि XX और TT ये दोनों जीरो नहीं हो सकते। तो यहां से हमें मिल गया विच इंप्लाइज C3 इंटू साइन PL इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए, अगर हमने C3 दिस इज C5, अगर हमने C5 को जीरो ले लिया तो ये पूरा X जीरो हो जाएगा। इफ C5 इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज XX इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि C6 ऑलरेडी जीरो आ चुका है। C5 भी अगर हमारा जीरो हो गया तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 18 आई थी C5 और C6 के लिए, ये पूरी की पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी, यानी X पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में विच इंप्लाइज साइन PL इज इक्वल टू जीरो, विच इंप्लाइज साइन जीरो वैल्यू होती है साइन n पाई की, तो हम इसको यहीं पे लिख देते हैं इज इक्वल टू साइन n पाई, विच इंप्लाइज n पाई इज इक्वल टू PL, विच इंप्लाइज P इज इक्वल टू n पाई अपॉन L। और n की जो वैल्यूज हैं दैट इज 0, 1, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। सो दिस इज द वैल्यू। तो हमें ये कंक्लूजन मिल गया कि P इज दिस मच और C5 is not equal to 0. P is this much and C5 is not equal to 0. And C5 is not equal to 0. तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? जो हमने इक्वेशन नंबर 20 लिखी हुई है, जो सॉल्यूशन था, सो इक्वेशन नंबर 20 से C3 0 हो गया और P की वैल्यू मिल गई, वो सारी की सारी वैल्यूज यहां पे हम रख देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 21, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 21 वी गेट UX, T is equal to C5 इंटू कॉस। अब P की वैल्यू यहां पे हम रखने वाले हैं, देखिए कॉस था तो P की वैल्यू क्या है n पाई अपॉन L, तो कॉस n पाई अपॉन L इंटू D3 e टू द पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर L K स्क्वायर, दिस इज n पाई x। n स्क्वायर पाई स्क्वायर K स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इंटू T, और n की वैल्यू यहां पर है 0,
plus minus 1 plus minus 2 and so on. So which implies C5 D3, इन दोनों कांस्टेंट्स को हमने एक लिख लिया, दिस इज इनटू cos n pi x अपॉन l इंटू e टू द पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर k स्क्वायर l स्क्वायर इंटू t इज इक्वल टू u x कॉमा t. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, n की वैल्यू अगेन वही 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यानी कि n की इतनी सारी वैल्यूज के लिए, यानी n इक्वल टू 0 के लिए भी सॉल्यूशन होगा, n इक्वल टू 1 के लिए भी सॉल्यूशन होगा, n इक्वल टू 3 के लिए भी सॉल्यूशन होगा. तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सो वी गेट u x कॉमा t इज इक्वल टू समेशन a n cos n is equal to from here we are taking this is n pi x upon l into e to the power minus n square pi square k square l square into t. अब देखिए यहाँ पर अगर n is equal to हम 1 ले लेते हैं, so what we will get here, this is basically here n is equal to not 0 but n is equal to from 1, so we will take n is equal to from 1 here plus minus 1 etc. So this is, so n is equal to 1 to infinite, where an is equal to c5 into d3. but this is not the solution. अभी इसमें एक सॉल्यूशन में एक पार्ट और जुड़ेगा. अभी ये जो सॉल्यूशन आया है, ये सॉल्यूशन हमारा आया है जबकि लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव हो, उस केस में. अभी एक सॉल्यूशन और एग्जिस्ट कर रहा है, और वो सॉल्यूशन क्या है, और वो सॉल्यूशन है, अगर आपको केस सारे लिखे होंगे तो देखिएगा, जब हमने एज्यूम किया था लैम्डा इज इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट केस, वी आर एज्यूमिंग दैट लैम्डा इज इक्वल टू 0. यहां पर हमारा uxt इज इक्वल टू c2d1 आया था. अब हम यहां पे इसको लिख रहे हैं, दिस इज a0/2. थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा ये a0/2 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि फोरियर सीरीज के अंदर अगर आप जाएं तो फोरियर सीरीज में जो हमारा a0 का कोफिशिएंट होता है, फर्स्ट टर्म होता है, दैट इज a0/2, फिर समेशन an की तरह से चलता है. सो दो हेंस complete solution will be u x comma t is equal to a0/2 plus summation n is equal to 1 to infinite, this is an cos n pi x upon l into e to the power minus n square pi square k square l square into t. This is the complete solution. This is equation number, I think this is equation number 21. This is, you can assume that this is equation number 22. Next is equation number 23 and 24. This is, let us suppose 23. This is equation number 24. And the lastly, this is the solution, this is equation number 25. This is complete solution. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें कॉन्स्टेंट्स निकाले हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ an एंड a0. तो यहाँ पे हम इनिशियल कंडीशन यूज करने वाले हैं. सो पुट t is equal to 0 in equation number 25. So what we get, this is u x comma 0 is equal to lx minus x square is equal to a0/2 plus summation n is equal to 1 to infinite an cos n pi x upon l, क्योंकि e की पावर वाला टर्म है, तो 1 हो जाएगा. सो वी विल गेट दिस क्वांटिटी. दिस इज क्वेश्चन नंबर, लेट अस सपोज 26. दिस इज क्वेश्चन नंबर 26. This is
Fourier cosine series of Fourier cosine series Lx minus x square, where a naught is given by, this is 2 upon L 0 to L Lx minus x square into dx, और इसको जब इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करेंगे we will get L square by 3, and an is equal to 2 upon L 0 to L Lx minus x square cos n pi x upon L into dx, और जब हम an की वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे so we will get this value comes out to be minus 4 L square divided by n square pi square when n is even and this is 0 when n is odd. तो जब इस पूरी क्वांटिटीज को जब हम सॉल्यूशन में रखेंगे 26 में, जो इक्वेशन हमारी 26 आई थी, दिस इज इक्वेशन नंबर 26, नॉट 26 बल्कि 25, सो हम इसमें इक्वेशन नंबर 25 में वैल्यूज पुट करते हैं. पुटिंग दीज वैल्यूज, putting these values in equation number 25, we get u x comma t is equal to a naught by 2. a naught की वैल्यू ये आई है, और जब यहाँ पे a naught by 2 जो हम करेंगे then we will get this is L square by 6 माइनस ये वैल्यू, इसमें जो भी n का टर्म है वो तो समेशन के अंदर रहेगा और बाकी के टर्म्स हम बाहर ले लेते हैं, तो 4 L square pi square summation n is equal to, इवन के लिए है तो 2 4 6 up to infinite, this is 1 upon n square cos n pi x upon L into e to the power minus this is n square pi square L square k square upon L square into t. अगेन जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कि यहाँ पर n की सारी इवन वैल्यूज के लिए हम काम कर रहे हैं, तो हम पुट कर देंगे यहाँ पर पुट n इज इक्वल टू 2m. तो फिर चाहे m हमारा इवन हो या ऑड हो, हमारा को हमेशा वैल्यू और इवन के टर्म्स में मिलने वाली है. सो वी विल गेट u x कॉमा t इज इक्वल टू L स्क्वायर बाई 6 माइनस 4 L स्क्वायर बाई pi square summation m is equal to 1 to infinite, n is replaced by 2m, so you will get this quantity is 1 upon 4 m square into cos 2m pi x upon L into e to the power minus 4 m square pi square k स्क्वायर t अपॉन L स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 बाहर आएगा, उस 4 को कैंसिल कर देगा, और जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है दैट सॉल्यूशन विल बी u x कॉमा t इज इक्वल टू L स्क्वायर बाई 6 माइनस L स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू समेशन m is equal to 1 to infinite 1 upon m square cos 2 m pi upon L into e to the power minus 4 m square pi square k square t upon L square. This is solution. अब आप देखिए इस सॉल्यूशन के अंदर जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, यूजली यहाँ पे एक चीज आती है, जो फर्स्ट कंडीशन थी वो कहाँ सेटिस्फाई हुई. फर्स्ट कंडीशन थी, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, u is not equal to u not tends to infinite when our t tends to infinite.
तो आप इस कंडीशन को देखिए, जैसे आप इसमें लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाएंगे तो ये वाला e की पावर का टर्म है, ये अपॉन 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट यानी 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो ये पूरा का पूरा टेम्परेचर यहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी उस केस में अगर आप देखेंगे कि u इज नॉट टेंडिंग इनटू इनफाइनाइट। तो इस कंडीशन का केवल सिर्फ इतना ही यूज है, इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। इसको देख के स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और बाकी सारी कंडीशंस यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गई। मैंने इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट सॉल्व करके आपको शो किया है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि जब कभी भी एंड पॉइंट पर इंसुलेशन होगा, चाहे एक पॉइंट पे इंसुलेशन हो या दोनों पॉइंट पे इंसुलेशन हो, जैसे हमने इस केस को डिस्कस किया है जहां दोनों पॉइंट्स पे इंसुलेशन हुआ है, जब कभी भी इंसुलेशन का केस आएगा तो हम यहाँ पर दो केस डिस्कस करेंगे। एक तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 का केस डिस्कस करेंगे और लैम्डा एक नेगेटिव का केस डिस्कस करेंगे। उन दोनों केसेस का जो कॉम्बिनेशन होगा दैट वुड बी द फाइनल आंसर। कुछ केसेस ऐसे भी दिखेंगे आपको जहां पर जैसे आप पहला वाला केस निकालेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो वहां पे कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, लेकिन हमें चेक जरूर करना है। तो अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग यू, जब कभी भी इंसुलेशन का केस आ जाए तो जो हम मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारी इक्वेशन नंबर बेसिकली 8 जो आई थी, इस 8 के अंदर जो 3 केस बनते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू पॉजिटिव, लैम्डा इज इक्वल टू नेगेटिव। इंसुलेशन के केस में ये 2 केस हमें चेक करने हैं, लैम्डा 0 है और लैम्डा नेगेटिव है। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के केस में ये दोनों ही केसेस, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू नेगेटिव वाले केस, लैम्डा इज इक्वल टू पॉजिटिव वाले केस रिजेक्ट हो जाते हैं, केवल नेगेटिव डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 2 केस डिस्कस करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल। ओके, थैंक यू।